हाय व्यूअर्स, दिस इज हमारा सन और हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को व्यूअर्स देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और हमने बहुत सारी क्लासेस कवर कर ली हैं। और व्यूअर्स कैरेक्टर डेवलपमेंट में मैं तो बहुत ज़्यादा आगे करना चाह रहा था, लेकिन यूजुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड लर्निंग इन ऑल दोज पॉइंट्स जो कि हम थॉरली कर सकते थे। तो मैंने ये सोचा कि उसको हम स्टॉप कर देते हैं। किसी की अपनी दौड़ है, वो कहाँ तक उसको सीखना चाहता है और लर्न करना चाहता है। लर्निंग एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। हम पूरी ज़िंदगी लर्न करते हैं और जब हम स्कूल में भी जाते हैं उस टाइम हमें सबसे डिफ़िकल्ट काम ये लग रहा होता है और दिल ही जाता है बस कोई कह दे कि अब लर्निंग बंद कर दो और प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाओ। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे लर्निंग सबसे ईजी काम था। तो इसी तरह जब हम स्क्रीन पर राइटिंग में व्यूज़ जाते हैं तो हम लर्न नहीं करना चाहते। हम समझते हैं हम इनबॉर्न एक बड़े ग्रेट राइटर हैं और होंगे। मैंने आपको कहा कि वो शायद 0.001% होंगे जो कि बाय बर्थ एक ग्रेट राइटर। इसका मतलब है कि हम डेफिनेटली उन 99.99% लोगों में से हैं जिनको सीखना है। मैं भी उनमें से एक हूँ। और क्राफ्ट जो आपको सीखना होता है वो बेसिकली इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपको दुनिया में जब compete करना है तो आपको पता चले कि कंपटीशन में कैसे सरवाइव करते हैं। एक बात तो ये होगी, लेकिन सेकेंडली इससे पहले आपका अपना एक एनालिसिस होता है। यानी कि मतलब आपने एक चीज़ लिखी है तो आप किसी को दिखाने में भी शायद डरें कि यार ये पता नहीं ठीक होगा कि नहीं। वाई? बिकॉज यू डोंट नो द आइडिया, यू डोंट नो व्हाट यू हैव रिटन। यानी कि आपने जो दिल में आया लिख दिया, जो आप समझ रहे हैं कि बड़ी अच्छी स्टोरी है, और आपकी कोशिश यही होती है कि प्लॉट पे ज़्यादा जोर दे के उस मामले को ठीक कर। जबकि हमने प्लॉट, स्टोरी, इन चीज़ों को पिछले लेक्चर्स में बड़ा डिटेल में पढ़ा और देखा है कि क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली प्लॉट और स्टोरी का और करैक्टर का। तो व्यूअर्स, हमने जब करैक्टर डेवलपमेंट के जो हमने 8, 10, 12 क्लासेस की, उससे पहले हम स्टोरी डेवलपमेंट की एक पॉइंट तक पहुँचे थे जिसमें हमने एक्टिव और पैसिव लूप को पढ़ा था और हमने देखा था कि ये कितना इम्पोर्टेंट इंजन है स्टोरी के लिए। और उसमें बेसिकली मेन बात हमने मॉरल कंपोनेंट को पढ़ी थी, जिसके 3 पार्ट्स हैं जिसको हम पहले देख चुके हैं। एक आपका मॉरल ब्लाइंड स्पॉट होता है, एक आपका इमोरल इफेक्ट होता है और एक आपका मॉरल डायनेमिक जो टेंशन होती है। ये तीन स्टेप्स होते हैं व्यूअर्स जो कि डिटरमिन करते हैं किसी भी स्टोरी का या कैरेक्टर का मॉरल जो कंपोनेंट होता है। वहाँ पर हमने अपने इसको थोड़ी देर के लिए ब्रेक करके हमने, क्योंकि इसमें मॉरल कंपोनेंट का सारा जिक्र चल रहा था, तो हमने क्या किया था कि मॉरल कंपोनेंट को डीप पढ़ा था और हम कैरेक्टर डेवलपमेंट में आ गए थे। और फिर हमने जाके देखा था उसके ट्रेड्स, एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, फियर्स क्या होते हैं, फियर्स कहाँ से निकलते हैं, उनके रिएक्शंस क्या होते हैं और कैरेक्टर जो है वो कैसे जो है वो इन सारे प्रोसेस को सरवाइव करता है। यूजुअली फेसबुक पे मैं पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सारे लोगों की पोस्ट देख रहा हूँ, वो राइटर्स ब्लॉक में है। राइटर ब्लॉक्स क्या होता है कि जब कोई राइटर जो है वो फंस जाता है और उसको समझ नहीं आती कि आगे उसने क्या करना है। या किसी ने ये भी फेसबुक पे पोस्ट किया हुआ था कि ये मैं चाह रहा हूँ, ये मेरे जहन में बात है, लेकिन मैं इसको मैं स्टोरी पे एग्जीक्यूट कैसे करूँ। यानी कि ये मैं चाह रहा हूँ कि एक शख्स जो है उसकी बीवी छोड़ गई है और उसके ये एग्जैक्टली उसके वर्ड्स थे, अब मुझे समझ नहीं, वो डिप्रेस है सब कुछ, अब इसको पेपर पे कैसे लिखूँ। तो ये एक तरह का उनका राइटर्स ब्लॉक है। वजह क्या बनी? वजह बनी दे हैवंट done enough on their story development. They don't know कि उनका क्राफ्ट है क्या, वो कहाँ खड़े, कहाँ वो अपने आप को रेट कर रहे हैं। बिकॉज दे डोंट नो। उनको एक सिचुएशन जेन में आई, उन्होंने बस लिखना शुरू कर दिया, उनके बस इसको लिखो मुकाओ। अब वो फंसे हुए हैं, उन्होंने 40 सफ़े लिख लिए, फंस गए, आगे कुछ नहीं पता क्या करना है। और वो मोस्टली कौन सा है? मिडल ऑफ द स्टोरी। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर सबसे कम जोर दिया जाता है, या सबसे कम ग्रिप राइटर्स की उसमें होती है। आप देखेंगे कि यूजुअली आपको बिगिनिंग बहुत अच्छी मिलती है। हमने अपने स्टोरी डेवलपमेंट के शुरू में 7 स्टेप को देखा था, जिसमें हमने कहा था कि आपके पास क्या कोई स्टोरी है या सिचुएशन है, आप इनविजिबल स्ट्रक्चर को प्राइमस लाइन पर एक टेम्पलेट पे कैसे बैठा सकते हैं, जिसको हमने पिछले कई लेक्चर्स में पढ़ा है और हमने अपने ग्रुप में इसकी प्रैक्टिस भी कुछ लोगों ने की है। लेकिन क्यों प्राइमस लाइन को डेवलप नहीं कर पा रहे लोग? इसलिए कि वहाँ तक हमारी फर्स्ट लाइन थी
जिसको हम कहते हैं कि आपकी प्रेमिस लाइन का अभी फर्स्ट पास था, इसलिए हम कहते हैं कि फर्स्ट पास ऑफ द प्रेमिस लाइन आपका थर्ड स्टेप होता है। फिर हम कहते हैं जो प्रेमिस लाइन आपने डेवलप कर ली, हाई कॉन्सेप्ट है कि लो कॉन्सेप्ट, फिर हम लॉग लाइन को डेवलप करते हैं और उसके बाद जब लॉग लाइन भी डेवलप होती है प्रेमिस लाइन को फाइनलाइज करते हैं। और फिर हमने कहा था कि प्रेमिस और फिर उसको आइडिया टेस्टिंग, ये 7 स्टोरी के स्टेप थे। और उसके अंदर हमने इनविजिबल स्ट्रक्चर को पढ़ा था, ठीक है। और इनविजिबल स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि वो जो आइडिया हमारे जहन में आता है उसको हमने पेपर पे विजिबल स्ट्रक्चर पे कैसे उतारना, और फिर हमने मैपिंग की थी इनविजिबल और विजिबल स्ट्रक्चर की। इसलिए हमारा प्रेमिस लाइन का टेम्पलेट था। ये 7 स्टेप मैं आपके साथ ही करूँगा, लेकर साथ आपको चलूँगा। लेकिन फिर इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल और इसे अपने अपने सोशल मीडिया पे आप ज़रूर शेयर करें। ये तो बात थी कि हमने देखा था कि प्रेमिस के डेवलपमेंट प्रोसेस को हम कैसे आगे लेकर चलेंगे। तो ये 7 स्टेप थे प्रेमिस डेवलपमेंट के। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो हमने जहाँ पे ख़त्म किया था उसका थोड़ा सा आइडिया ये ज़रूर देना चाहूँगा कि ताकि आपकी थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाए और उसको डीप आप बेशक पिछले मेरे लेक्चर्स में दे सकते हैं। हमने एक्टिव और पैसिव लूप की बात की थी, जो कि इसलिए इम्पोर्टेंट, ये ही हमें बेसिकली डिटरमिन करता है कि करैक्टर का मॉरल कंपोनेंट जब ड्राइव कर रहा होता है। और हम कहते हैं कि करैक्टर का कॉन्फ्लिक्ट भी उसके मॉरल कंपोनेंट से बाहर आता है। और हमने पैसिव में देखा था कि करैक्टर जो है पैसिव, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में सिचुएशन फिल्म्स आपकी होती हैं, उसके अंदर वो खुद कुछ नहीं कर रहे, वो एक सिचुएशन में है, जंगल में फंसे हुए हैं, वो एक सिचुएशन में, उनके एक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बल्कि वो एक रिएक्टिव मूड में है। यानी कि एक सिचुएशन आई, उसके अगेंस्ट में रिएक्शन कर दिया। मैंने आपको इसकी कई एग्जांपल्स दी हैं, बहुत सारी ऐसी फिल्म जो कि आपकी जंगल में हैं, या इवन अगर आप देखें ग्रेविटी जो कि हमारी एक मशहूर फिल्मों में है और नॉमिनेट भी हुई थी ऑस्कर्स के लिए। तो बेसिकली सिचुएशन फिल्म है, इसलिए कि सिचुएशन में जब कोई करैक्टर होता है तो उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो सिचुएशन को पैदा करे। सिचुएशन ने उनको घेर लिया और उनको अब रिएक्शन करना है। तो ऐसे केसेस में ये सब पैसिव आपके प्रोटैगनिस्ट या कैरेक्टर्स होते हैं। तो उसके अंदर एक सिचुएशन है या जिसको आप प्रॉब्लम कह सकते हैं, और उसके बाद उस प्रॉब्लम से उसको एक रिएक्टिव चॉइस करना। ज़ाहिर बात है जब वो चॉइस करेगा तो उसका कोई इफ़ेक्ट निकलेगा, जब उसका इफ़ेक्ट निकलेगा तो वो फिर एक नई प्रॉब्लम में चला जाएगा, तो उसका एक रिएक्टिव इफेक्ट आएगा और फिर जो है वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। यानी या फिर वो लूप दोबारा चल सकता है, फिर प्रॉब्लम दें, एक रिएक्टिव चॉइस आएगी, वो उसको इफेक्ट आएगा, हत्ता कि जब आप चाहेंगे लूप बंद हो जाए, वो लूप बंद हो जाएगा। क्योंकि वो लूप बेसिकली कोई इसलिए ये दोबारा चल रहा लूप कि ये पीरियोडिक है। यानी कि इसके अंदर आपको ये समझें कि अगर आप एक सिचुएशन के अंदर आप और सिचुएशंस ही डाल रहे हैं, उस सिचुएशन बेसिकली आपकी किसी मॉरल कंपोनेंट से ड्राइव नहीं हो रही, उस सिचुएशन से जो भी वो रिएक्टिव चॉइस लेगा उसका एक रिएक्टिव इफेक्ट आएगा और इस तरह चलता जाएगा हत्ता कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप वहाँ पर उस लूप को ख़त्म करके स्टोरी को एंड कर देते हैं। तो बेसिकली क्या है कि आप सिचुएशन को लीड नहीं कर रहे, सिचुएशन आपको लीड कर रही है। तो आप एक पैसिव कैरेक्टर, एक पैसिव आप प्रोटैगनिस्ट हैं। और इसके अगेंस्ट जब हमने ये पढ़ा था कि एक कोई एक्टिव प्रोटैगनिस्ट होता तो उसकी सारी चीज़ें मॉरल कंपोनेंट से ड्राइव हो रही होती। समटाइम्स कुछ लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, सिचुएशन फिल्म्स में ऐसी हरकत करता है कि वो फंस जाता है। यानी कि मिसाल के तौर पर वो कहता है कि मैं ये जो गार है इसके अंदर जाऊं, मैं इसके अंदर जाऊं, और जब वो जाता है तो वो सिचुएशन फंस जाती है। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये जो वो गार में गया, सपोज दैट इज़ नॉट कंपेल्ड बाय हिज मॉरल कंपोनेंट। मॉरल कंपोनेंट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। कोई उसने स्टुपिडिटी की है, आउट ऑफ द ब्लू उसने कोई ऐसी सिचुएशन बनाई है तो वो चला गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पैसिव कैरेक्टर्स होते हैं। और एक्टिव हमारे जो कैरेक्टर लूप होता है या हमारे एक्टिव जो हमारे प्रोटैगनिस्ट होते हैं, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि वो ड्राइव होते हैं उसके मॉरल कंपोनेंट्स। किसी कैरेक्टर का एक मॉरल ब्लाइंड स्पॉट है, जैसे हमने बैंक रॉबरी वाले सिलसिले में कहा था कि अहमद ये एंटाइटल्ड है, ये अपने आप को समझता है कि सारी दुनिया उसकी मकरूज है, तो ही इज़ एंटाइटल्ड। तो वो उसका जो मॉरल ब्लाइंड स्पॉट है, उसने एक इमोरल इफेक्ट करना है,
इमोरल इफेक्ट क्या यानी वो होता है कि जिसमें लोग आपके हर्ट हो रहे हों, आप तो हर्ट हो रहे हैं उसके साथ आपके, लेकिन उस टाइम उसको नहीं पता होता, इसलिए तो उसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट है वो। तो वो उस वक्त लोग की तरफ हर्ट हो रहे होते हैं। तो उसमें इस केस में हमने कहा था उसने बैंक रॉबरी कर ली, तो एक क्राइम उसने जो है वो कर लिया और एक एक्शन हमें नजर आया उसके अंदर। जब वो इमोरल इफेक्ट करेगा तो डेफिनेटली उससे प्रॉब्लम राइज होगी या उसका एक नतीजा निकलेगा जिसको हम कॉन्सिक्वेंसेस कह सकते हैं। जब वो प्रॉब्लम में आएगा तो यहाँ पर वो खुद इस चीज़ को ड्राइव करेगा, यानी कि उसको सिचुएशन में नहीं, यहाँ तक वो पहुँचा कैसे है, क्योंकि वो इस जोन में था कि वो एंटाइटल्ड है और उसने बैंक रॉबरी की। अब बेसिकली इसने खुद बैंक रॉबरी की, ये नहीं कि वो इत्तफाकन चला गया, जिस तरह इत्तफाकन जंगल में गया हुआ था तो मैं गार में चला जाऊँ, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कि मैं इत्तफाकन या मैं भाई एक्सीडेंट बैंक में चला गया, मुझे बैग पैसों को मिला और मैं ये दिस इज सिचुएशन, यूँ नहीं है। उसने उसको प्लान किया और उसको ड्राइव कर रहा है, उसको ड्राइव उसका मॉरल कंपोनेंट कर रहा है। तो उस ब्लाइंड स्पॉट की वजह से कि मैं एंटाइटल्ड हूँ, अब अगर एंटाइटल्ड हूँ तो चोरी करना भी मेरा हक है। तो इस बात ने गोया उसने खुद एक सिचुएशन बनाई है और वो सिचुएशन बना के उसने जब बैंक रॉबरी किया तो उसकी वजह से उसका एक नतीजा निकला। नतीजा ये है कि पुलिस उसके अगेंस्ट है, पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है और अब उसको बचना है। अब एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को वो खुद सॉल्व करेगा, लेकिन जब वो प्रॉब्लम आएगी वो एक प्रोएक्टिव चॉइस लेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है वो किसी, हमने सब चूँकि पहले डिस्कस किया हुआ है तो आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि वो प्रोएक्टिव चॉइस लेगा कि वो हो सकता है कि किसी ऐसे बंदे को फ़ोन करे कि यार मुझे बॉर्डर क्रॉस करना है अपने गैंग के साथ, तो मुझे आप जो है जेली वीज़ा बना दो। तो वो जो प्रोएक्टिव चॉइस होगी उसका डेफिनेटली एक इफेक्ट आएगा, उसका एक प्रोएक्टिव इफेक्ट आएगा। हो सकता है उसके गैंग के लोग कहें यार ये तो हमें फंसा रहा है, यानी वीज़ा लगा के हम तो इंटरनेशनल क्रिमिनल शायद बन जाए। उसके बाद वो एक नई प्रॉब्लम आ, ठीक है ना, एक नया रिजल्ट उस इफेक्ट से आ गया ना, तो अब वो फिर एक प्रोएक्टिव चॉइस लेगा, फिर उसका एक इफेक्ट आ जाएगा, फिर एक नई प्रॉब्लम। आप इस लूप को जितना मर्जी चलाते जाए, लेकिन दिस लूप बेसिकली पीछे आपके मॉरल कंपोनेंट से आ रहा है। अभी तक वो अपने मॉरल ब्लाइंड के उस मसले से बाहर नहीं आया, तो वो लूप को चल रहा है। वो प्रोएक्टिव चॉइस लेता है, उसका एक इफेक्ट आता है, दोबारा एक कॉन्सिक्वेंस आ जाती है। वो दोबारा प्रोएक्टिव चॉइस लेता है, उसका एक प्रोएक्टिव इफेक्ट आता है और फिर वो अब हता ये लूप उस वक्त तक चलेगा जब एक ट्रुथ मोमेंट आ जाएगी, तब ये लूप आपका क्रॉस। हमने ये फिगर को बड़ा ही थॉरली पिछले लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया हुआ है। तो अब बेसिकली वो लूप जो है, यानी कि उसने पीछे मॉरल कंपोनेंट था, मॉरल कंपोनेंट से हमने कहा था कि इमोरल इफेक्ट आया, इमोरल इफेक्ट से एक प्रॉब्लम में वो आया और उस प्रॉब्लम से उसने प्रोएक्टिव चॉइस ली, प्रोएक्टिव चॉइस से प्रोएक्टिव जो हमारा इफेक्ट निकला, फिर वो वापस एक उसका नतीजा कॉन्सिक्वेंस यहाँ दोबारा प्रॉब्लम में आ गया, फिर उसने प्रोएक्टिव चॉइस ली, फिर वो इफेक्ट में आ गया और इस तरह ये लूप चलेगा। ये लूप चल रहा है, आप उसको उस वक्त जितना मर्जी अपना मिडल ऑफ द स्टोरी को चला सकते हैं और उसके बाद आप उस लूप को रोकने के लिए एक ट्रुथ मोमेंट उसका आ जाएगा। यहाँ पर वो लूप रोक के वो ये जब समझेगा, ठीक है, कि मैं गलत कर रहा हूँ, या हो सकता है इस केस में हमने कहा कि मैं, दुनिया मेरी मकरूज़ नहीं, ये गैंग मेरा मकरूज़ नहीं, बल्कि मैं ओफ करता हूँ इन्हें, मैं इनका कर्जदार हूँ, ठीक है, मैं मकरूज़ हूँ इनका। तो इस सिचुएशन में एक ट्रुथ मोमेंट आ जाती है और उस ट्रुथ मोमेंट के फिर आगे दो पार्ट्स हो जाते हैं। ट्रुथ मोमेंट में जब हम पहुँचे थे तो हमने व्यूअर्स ये कहा था कि एक तो ये है कि वो एक न्यू मॉरल चॉइस ले लेता है। वो मॉरल चॉइस लेता है, वो समझता है कि यार मैं गलत था, मुझे नहीं करना, वो खुद को सरेंडर पुलिस की तरफ कर देता है और गैंग को छोड़ देता है। तो उसने बेसिकली एक न्यू मॉरल चॉइस ली है। जब वो न्यू मॉरल चॉइस लेगा तो उसका एक न्यू मॉरल इफेक्ट आ जाएगा, यानी कि गैंग खुश हो गया और गैंग अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और ये जो है वो जेल में आ गया और स्टोरी एंड होने की। और अगर इस केस में वो ट्रुथ मोमेंट के बाद ये रियलाइज करता है कि नहीं, लर्न नहीं करता, तो फिर हमने कहा था कि फिर वो एक न्यू इमोरल चॉइस लेगा, हो गएगा नहीं भाई ये ही लोग मेरे जो हैं मकरूज़ हैं, मुझे ही, मैं ही बेस्ट हूँ और मुझे ही जो है
इसकी तरफ चलना है, तो फिर उसका कोई एक न्यू मॉरल इमोरल इफेक्ट आएगा। हो सकता है कि वो उनको लोगों को फंसा के खुद बॉर्डर क्रॉस कर जाए, लेकिन पूरी ज़िंदगी जो है वो अब पैसों को खर्च नहीं कर सकता, छुपा के वो रखेगा और खर्च नहीं करेगा, तो नया इमोरल इफेक्ट आ गया और फिर स्टोरी एंड होती है। तो ये हमने वो एक था बीच में, मैं कह थोड़ा बता दें। तो व्यूअर्स, इसका मतलब कि हमने अपने 6 फाउंडेशन स्टेप्स को कंप्लीट किया था। उसके अंदर हमने कहा था कि एक हमारा स्टोरी प्राइमिस होता है, इनविजिबल स्ट्रक्चर होता है, विजिबल स्ट्रक्चर होता है, और फिर उसके बाद हमारा प्राइमिस लाइन होती है, स्ट्रक्चर प्लॉट होता है, और फिर उसके बाद मॉरल कंपोनेंट होता है। और मॉरल कंपोनेंट को हमने अगेन पढ़ लिया था कि उसके 3 पार्ट्स होते हैं। खैर ये वो थे। और उसके बाद अब हम 7 स्टेप ऑफ द प्राइमिस डेवलपमेंट की तरफ आ रहे हैं। और मैंने आपको कहा था कि ये वो स्टेप्स हैं कि जो आप अपने एंटायर राइटिंग कैरियर पर इसको यूज़ कर सकते हैं बार बार। और व्यूअर्स, ये हो आपको हमेशा ट्रुथ बताएगा, चाहे आप वो चीज़ सुनना चाहते ना हो अपने आइडिया के बारे में। मैंने आपको कहा था कि कुछ आइडियाज़ हो सकता है इस पर ठीक ना बैठे, तो उसमें अब एटलीस्ट आपको ये फ़ायदा होगा कि बजाय आप इतने पेजेस लिख रहे होंगे और मिडल ऑफ द स्टोरी में आप जाकर समझें कि आपका आइडिया वर्क नहीं कर रहा, आपको 1-2 हफ्ते के अंदर समझ में आ जाएगी ये स्टोरी, ये आइडिया मेरी प्राइमिस लाइन डेवलपमेंट में बैड ट्रैक के नहीं, ये आइडिया मेरे स्टोरी डेवलपमेंट के प्रोसेस में उस क्रूसिबल में जाके सरवाइव कर रहा है कि। तो इसमें व्यूअर्स, जो हमारा 3rd स्टेप था कि हमने अपने प्राइमिस लाइन के फर्स्ट पास को चेक करना है, डेवलप द फर्स्ट पास ऑफ प्राइमिस लाइन। इसका जिक्र हम पीछे कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और हम अपने ग्रुप्स में भी इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो फर्स्ट पास ऑफ द प्राइमिस लाइन ईजी है इन 7 में। 4th जो है कि आपका जो आइडिया वो हाई कॉन्सेप्ट है कि लो कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। हम इसलिए से कहते हैं कि फर्स्ट पास ऑफ द प्राइमिस लाइन आपने बनानी है, लेकिन जब आप अपने आइडिया को इस स्टोरी डेवलपमेंट में बिठाएंगे, हफ्ता लगाएंगे, 2 लगाएंगे, महीना लगाएंगे, तो आप वापस जा सकते हैं। देखें, स्टोरी एक सिचुएशन शायद आपको बहुत पहले पता चल जाए। प्राइमिस लाइन का फर्स्ट पास बनाने में भी शायद आप 1 हफ्ते में बना लें, 2 दिनों में बना लें। दीज आर नॉट फाइनल प्राइमिस लाइन। तो अब जब आप आगे आएंगे तो आप अपनी चीज़ों को रिपीट भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी प्राइमिस लाइन को चेंज कर सकते हैं अपने आइडिया प्राइमिस लाइन को प्रमोट करता है, प्राइमिस लाइन आइडिया को प्रमोट करते हैं। आप उसको बदल सकते हैं, देख सकते हैं अपने आइडिया को अपने स्टोरी डेवलपमेंट के प्रोसेस में, अपने प्राइमिस लाइन के डेवलपमेंट में उसको बैठा सकते हैं। इट विल टेक सम टाइम। तो इसलिए ये जो आपके पास चीज़ें हैं, इनको आप टेस्ट कर सकते हैं, वापस जा सकते हैं। फिर नंबर 1 को देखें। नंबर 1 तो मैंने कहा ईजी, आपको बहुत शुरू में अपने आइडिया का पता है कि सिचुएशन है कि स्टोरी है। 2 to 7 जो है वो चीज़ें आपको काम करने वाली, ये एक प्रोसेस है व्यूअर्स। ये नहीं है कि कोई टिप्स हैं, ठीक है, टिप्स के आप यूट्यूब चैनल खोलें और होता ना फिटनेस की टिप्स ले लें। आप आज आपने सुबह इतना खाना है, दोपहर को जो है वो आपने ये एक्सरसाइज करनी है, शाम को जो है आपने वॉक पे जाना है, तो वो टिप्स हैं कि आप ये नहीं कर लेंगे तो यूँ हो जाएगा। नहीं, ये एक प्रोसेस है जिसका हम जिक्र करें। दीज आर नॉट टिप्स। तो प्रोसेस में आपको सर खपाना पड़ता है, और यही हम लोग नहीं करते। हम कहते हैं यार बस ठीक है, वो बंदे ने कह दिया लिखना है, आज ही मैंने इसकी सिनॉप्सिस बना के मार देनी है और आज ही मैंने सब कुछ करके इसको डाल देना। जो आपको इस तरह का काम कराने वाले होते हैं वो भी आपसे थोड़ी सी ज़्यादती करते हैं। मैंने ग्रुप में मुझसे किसी ने कहा कि आप मुझे किसी ने मुझसे सिनॉप्सिस मांगा तो प्लीज़ मुझे सिनॉप्सिस लिख दें। तो मैंने वो सिनॉप्सिस लिख दिया, चूँकि बिकॉज आई नो के हाउ इट कुड आई कैन, मतलब वो स्टोरी लाइन उनकी छोटी मोटी थी, उसको डेवलप करके एक प्रेमिस उसको लिख दिया। लेकिन आज तक उनका कोई जवाब नहीं आया उस शख्स को, ठीक है ना। वजह क्या है? वजह ये है कि लोग समझते हैं कि जब कोई प्रोफेशनल चीज़ उनके सामने जाती है तो उनको समझ में आ रही, ये ना समझें कि उनको नहीं समझ में आ रही कि जो चीज़ मेरे सामने आई ये प्रोफेशनल है कि नहीं। तो जब वो कोई चीज़ प्रोफेशनल के सामने आती थोड़ी सी हेजिटेशन होती है कि यार इसको अगर मैंने हायर कर ली, पैसे मांगेगा, ये तो ये करेगा, या वो जो उसने पूरा कॉन्सेप्ट बनाया इसको हम पूरा डेवलप नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। अनलेस एंड अनटिल के बिग प्रोडक्शन हाउसेस आपसे रब्ता करें, और बिग प्रोडक्शन हाउसेस किसी अननोन बंदे से यूजुअली रब्ता नहीं करते। तो मैं जिक्र कर रहा था व्यूअर्स के टिप्स में आपके कुछ स्टेप्स होते हैं, 4-5 स्टेप दे दिए। नंबर 1 करेंगे, फिर हम नंबर 2 पर आएंगे, फिर हम नंबर 3 पर आएंगे, नंबर 4 पे कुकिंग की अगर आप कोई क्लासेस ले रहे हैं तो नंबर 1 ये डिश आज बनानी है तो पहले जी आप लहसन लें, फिर प्याज लें, आप स्टेप करते जाएंगे तो आपकी जो डिश है वो घंटे में तैयार होकर आपके सामने आ जाएगी। उसमें आप कोई जो है स्टेप मिस नहीं कर सकते।
राइटिंग के प्रोसेस में ऐसा नहीं है, ये एक लूप है, एक प्रोसेस है। आपने जिस तरह कंप्यूटर में डाटा डालते हैं उससे आपको उसके रिज़ल्ट आते हैं, ऐसे ही आपने अपना आइडिया फेंका, लिया, रिज़ल्ट लिया, नई चीज़ डाली, नई बात निकाली। आपने इन 7 स्टेप को, ख़ास तौर पे 2 to 7 यानी कि 6 स्टेप बनते हैं, उनको देखना है, उन पर गौर करना है, उनको बार बार उस पर आपने अपने आइडिया को बैठाना है। मैंने कहा कि लेंथी प्रोसेस है एंड इट विल टेक सम टाइम। डोंट रश, डोंट गो स्ट्रेट, वर्क ऑन इट। इट माइट टेक 1 week, 2 week, 3 weeks, 1 month, 2 months। और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो शायद 2 weeks भी बहुत हो जाते हैं। इट डिपेंड्स, आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पे पता चलती है और कितना आप कॉन्सेप्ट को समझे। सबसे पहले डिटरमिन हमने करना है कि वेदर यू हैव स्टोरी सिचुएशन हार्डेस्ट पार्ट है, लेकिन हार्डेस्ट पार्ट जब आप स्टार्ट कर रहे होंगे, यानी कि उस वक्त आपको ये सिचुएशन, उस वक्त ही आपको हार्डेस्ट पार्ट लगेगा। लेकिन वंस इट हैज़ डन, चूँकि इस पर आपको सिर्फ थिंक करना है और ट्रू बोलना है, अपने आप से ट्रुथ बोलना है, फिर उसके बाद इस स्टेप की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन हार्डेस्ट पार्ट इसलिए है कि हम अपने आप से सच बोलें, यानी, और हमने आपको बताया था कि इसके लिए हमने स्टेप्स पिछले लेक्चर्स में देखे थे कि क्या सिचुएशंस के और सिचुएशंस और स्टोरीज के स्टेप्स हो सकते हैं। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ हार्डेस्ट पार्ट है जब आपका आइडिया आपके सामने अभी पेपर पे भी नहीं आया, तो उस वक्त आप इसको ज़रूर सोचें कि ये आपका सिचुएशन है कि स्टोरी है। और उसके लिए हमने बोला था क्या ये मिस्ट्री है, पज़ल है, और एक जो करैक्टर है वो एक सिचुएशन में आ गया, और अगर वो एक सिचुएशन में आ गया अब तो क्या वो उसको सॉल्व करता है कि नहीं, ये तो उस कहानी का एक अपना मसला है, वो करेगा या नहीं करेगा अगला मसला। लेकिन क्या प्रोटैगनिस्ट की ग्रोथ हुई है इस केस में? अगर नहीं हुई तो यू आर मोस्टली इन सिचुएशन, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि ये एक पैसिव करैक्टर है जो कि अपने मॉरल कंपोनेंट से जो है एक्सेलरेट नहीं करता। और क्या आपका प्रोटैगनिस्ट जो है वो आपकी अपोजिशन को ओवरकम बस कर रहा है और उसकी अपनी कोई ग्रोथ नहीं है, कोई चेंज नहीं है, तो आप मोस्टली इनटू द सिचुएशंस है। क्या तमाम सब प्लॉट्स या रिवर्सल्स या कॉम्प्लिकेशंस जो आपके प्लॉट में आ रही है वो सिचुएशन को वर्स कर रही हैं, यानी कि एग्रवेट कर रही हैं, या वो कैरेक्टर की मोटिवेशन को ओपन कर रहे हैं? अगर मोटिवेशंस को ओपन अप नहीं करे तो यू आर इनटू द सिचुएशंस। और क्या आपका कोई इमोशन चेंज है, यानी कि जिस इमोशनल स्पेस से आप स्टार्ट हुए हैं अब उसी इमोशनल स्पेस पे ख़त्म हो रहे हैं। ये जिक्र किया, लेकिन ये अब चूँकि हम सारे स्टेप्स को बार बार देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा रिवीजन भी है। क्या आपका प्रोटैगनिस्ट एक कोई ऐसी किसी क्रिटिकल इलनेस में चला गया है, या कोई ऐसे मसले हैं जो कि उसने खुद नहीं क्रिएट किए? अगर आपका कोई कैरेक्टर जो है वो किसी मेंटल रिटार्डेशन में चला गया या किसी क्रिटिकल इलनेस चला गया तो वो सिचुएशन उसने खुद नहीं डाली, तो बजाय ये इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए वो अपने मॉरल कंपोनेंट को ओवरकम करे। तो अगर वो मॉरल कंपोनेंट को ओवरकम नहीं करा, अपने मॉरल ब्लाइंड स्पॉट को ओवरकम नहीं करा, तो आप सिचुएशन, तो फिर आपने ये जो 5 स्टेप थे आपके आपके जो डू यू हैव स्टोरी और सिचुएशन, उसके अंदर वो 5 स्टेप को बार बार देखें, फिर एक ट्रुथ आपके सामने आएगा कि आप सिचुएशन में कि स्टोरी में। दोनों चीज़ें आप लिख सकते हैं, बट यू मस्ट नो। तो व्यूअर्स, अगर आप सिचुएशन में हैं तो आपको फिर ये 7 डेवलपमेंट स्टेप इस पर काम नहीं करेंगे, इस पर आप सर मत खपाइएगा अपना, ठीक है ना। आपको बताने का मकसद भी है कि अगर आप सिचुएशन में हैं तो डोंट यूज दी 7 डेवलपमेंट स्टेप्स, वर्क नहीं करेंगे। पता कि व्यूअर्स, जब आप सिचुएशन में होंगे तो जब आप प्रोसीड करेंगे यू विल बी लॉस्ट, क्योंकि आप उसको स्टोरी समझ रहे हैं, वो स्टोरी नहीं है, तो यू आर लॉस्ट। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें पहले ये अपने आप से कुछ चीज़ों को डिसाइड करके चलना। लेकिन व्यूअर्स, मैंने आपको कहा था कि सिचुएशनल फिल्म्स को हॉलीवुड बहुत लाइक करता है, क्योंकि उसकी वो एंटरटेनिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, वो एंटरटेनिंग है, ठीक है ना। और एंटरटेनिंग की वजह से उसका पैसा भी वो बहुत कमाते हैं। लेकिन हम एज अ राइटर, हमें पता होना चाहिए कि हम सिचुएशन लिख रहे हैं या स्टोरी लिख रहे हैं। सो इफ़ यू आर राइटिंग अ सिचुएशन, डोंट यूज दिस 7 डेवलपमेंट स्टेप्स, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो स्टोरी में आपको ये यूज़ करना है, और यही मेरा आज के लेक्चर का मकसद था। इसको करने का आखिरी जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ व्यूअर्स, ये चेकिंग करने का तरीका होता है कि जब आपको आइडिया है तो आप जहन में वो सब चीज़ें निकाल दें, कार क्रैशेस हो रही हैं और वो सब, वो जो आपके जहन में उस वक्त आइडिया में रहे, आप देखें कि व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट।
ये पहला क्वेश्चन होता है कि ये कहानी है किसके बारे में। तो फिर आपको वो आपके जो शोर शराबे से बाहर निकलते जब उस पॉइंट पे आप सोचेंगे, आप प्लॉट को मत सोचें, आप स्टोरी है किसके बारे में। तो जब आपको उसके बारे में पता लगेगा, सपोज ये एक ऐसी स्टोरी हम कहते हैं कि लड़की के बारे में है जो ये सीख लेती है कि उसने अपने पेरेंट्स के साथ कैसे रहना है, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको पता लगेगा, तो फिर आपको उसके मॉरल कंपोनेंट की समझ में आएगी। जब मॉरल कंपोनेंट की समझ में आएगी देन यू विल हैव अ स्टोरी। तो व्यूअर्स, आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। हम स्टोरी डेवलपमेंट के प्रोसेस को आगे लेकर चलेंगे और इसके अंदर अब बेसिकली ये जो पार्ट है ये प्रैक्टिकल पार्ट है। ये प्रैक्टिकल पार्ट शुरू हो चुके हैं अब, और प्रैक्टिकल पार्ट में आपको लिखने की समझ में आएगी। तो व्यूअर्स, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।